हूँ कि जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सम्माननीय नेता हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत समयबद्ध सीमा में पूरा करूँ, यही मेरा संकल्प है और यही मेरा लक्ष्य है। एक समस्या आ रही है, एमसीडी ने रेजिडेंशियल इलाका में पार्किंग की शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। जगह जगह पार्किंग की। नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र नहीं, मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है, ऐसा कहना था भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल का। मौका था चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी का 2019 के लिए संकल्प पत्र जारी करने का। इस दौरान प्रवीण खंडेलवाल ने अपने क्षेत्र के लिए अगले 5 साल का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कई बार 400 पार का नारा भी बुलंद किया। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को दोहराया। प्रवीण खंडेलवाल ने अपने संकल्प पत्र में मुख्य तौर पर बताया कि अगले 5 साल के भीतर चांदनी चौक विधानसभाओं का समग्र विकास, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सांसद निधि से सोलर पावर प्लांट, 2025 मानसून तक अशोक विहार वजीरपुर नालों की सफाई, हरित पट्टी एवं पेट्रोल पंप लाएंगे। श्री रामलीला मैदान को हरा भरा किया जाएगा। शालीमार बाग को विश्व स्तरीय सरकारी समुदाय भवन एवं वरिष्ठ नागरिक केंद्र मिलेगा और मुनक नहर पर सड़क की मांग को संसद में उठाऊंगा। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने प्रवीण खंडेलवाल से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनमत की पुकार हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण खंडेलवाल साहब। खंडेलवाल साहब, आपने आज मैनिफेस्टो भी जारी किया चांदनी चौक का, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? ये चुनाव बहुत ही मनोरंजक चुनाव है। मैं इसको बहुत आसानी से लेता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हूँ। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट हूँ। मैं उस प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ जिसने 10 साल तक देश में जी भर के काम किया है और विकास और विश्वास की एक लंबी लकीर खींच करके दी है। उस लकीर के आगे कोई टिकता नहीं है, इसीलिए चुनौती कोई नहीं है और चांदनी चौक की लोकसभा हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इंडिया गठबंधन ने पुराने नेता, अनुभवी नेता को उतारा है इस चुनाव मैदान में। मैंने पहले भी कहा और मैं आज दोबारा कहता हूँ कि जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सम्माननीय नेता हैं। मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी दयनीय है, जो इस बात से बड़ी स्पष्ट है कि 130 साल से ज़्यादा वर्षों से पुरानी पार्टी दिल्ली में आज उस छोटी सी पार्टी की जूनियर टीम बनी हुई है, जिस पार्टी के नेताओं ने उनके नेताओं को खूब गालियां दी हैं। और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को किसी दूसरे के कंधे की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कंधे की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपके नीचे कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस के नीचे कुछ नहीं है, इसीलिए उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली जी, वो उनका साथ छोड़ करके भाग गए। तो इसलिए कांग्रेस में उतना दम नहीं है, इसीलिए चुनौती कोई नहीं है और हम चुनाव जीत रहे हैं। अग्रवाल साहब से बात हो रही तो उन्होंने आरोप लगाया पिछले 10 सालों में सदन में उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई जो पिछले सांसद। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें संसद की कार्रवाई देखनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनीता केजरीवाल चुनाव कैंपेन संभाल रही है, शोभा यात्रा भी निकाल रही है जगह जगह, कैसे देखते हैं? वो उनकी पार्टी का अपना मसला है, कौन उनका चुनाव लड़ेगा, कौन लड़ाएगा, कौन क्या करेगा, मुझे उससे कोई दूर मतलब नहीं है। और मेरे चुनाव क्षेत्र में उनकी पार्टी लड़ भी नहीं रही है, तो इसलिए मुझे एक ही बात है कि मैं अपने एक एक वोटर तक पहुंचूं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को समझूं और चुनाव जीतने के बाद मैं उनकी एक एक उम्मीद को समयबद्ध सीमा में पूरा करूं, यही मेरा संकल्प है और यही मेरा लक्ष्य है। एक समस्या आ रही है, एमसीडी ने रेजिडेंशियल इलाका में पार्किंग की शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है। जगह जगह पार्किंग की। देखिए, तो एमसीडी किसके कब्जे में है? जी, एमसीडी तो आपके कब्जे में है। तो दिल्ली के लोगों को समझना होगा कि जो पार्टी रेजिडेंशियल इलाके में खुद पार्किंग की फैसिलिटी तो दे नहीं पाई और उसने दिल्ली के लोगों से पार्किंग शुल्क भी ले लिया, उसके बाद पार्किंग बनाई नहीं और आज उस पार्किंग के लिए वो लोगों को नोटिस भेज करके उनसे चार्ज वसूल कर रही है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है उस पार्टी की, और जिसे दिल्ली के लोग समझ गए हैं, समय आने पर उसका पूरा जवाब देंगे, ऐसा मेरा मत है। सबसे पहले तो मैं मीडिया के मित्र आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैंने बार बार कहा है कि मेरे जीवन में मेरे मीडिया के मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है और आप लोगों ने पिछले 20-30 वर्षों में जिस प्रकार से मुझ पर कृपा की है, तो मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ उसमें आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है और भूमिका के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार के संबंध मीडिया में अब तक रहे हैं, आने वाले वर्षों में भी उन संबंधों पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं किसी भी स्थिति में हूँ, किंतु मीडिया मेरे जीवन का अभिन्न अंग है और इसलिए मैं ये विश्वास आपको देता हूँ। पिछले 60 दिन से मैं लगातार 3 माह से मैं लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में घूम रहा हूँ और ये जो मेरा चुनाव क्षेत्र है ये 2-3 मायनों में बड़ा पूरे देश के सभी चुनाव क्षेत्रों से थोड़ा डिफरेंट है, ऐतिहासिक है। तो ये जो चुनाव क्षेत्र है ये पूरे देश में इकलौता चुनाव क्षेत्र है जिसके साथ 6 लोकसभा शेयर करती है। दूसरा ये चुनाव क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, इकलौता चुनाव क्षेत्र है जहाँ पर 150 से ज़्यादा थोक बाजार हैं जो पूरे देश को माल सप्लाई करते हैं। ऐसा विशिष्ट क्षेत्र पूरे देश में दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ का कैंडिडेट बनाया तो निश्चित रूप से ये बड़ी जिम्मेदारी है जो मैं अपनी पूरी कर्मठता के साथ में निभाऊंगा। आज हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जैसे अभी मेरे चुनाव के संयोजक श्री अशोक गोयल जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको रिलीज किया 14 तारीख को, और वो जो संकल्प पत्र है उसमें उसका जो उसका बेसिक फंडामेंटल है कि उसमें गरीब को, महिलाओं को, वंचितों को, किसानों को और समाज के अन्य वर्गों को वो तमाम स्टेप संकल्प पत्र में कहे गए हैं जिससे उनका समग्र विकास होगा। और ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का तो है ही, लेकिन हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी संकल्प पत्र है जिसमें विशेष रूप से मोदी की गारंटी का जिक्र है। और जैसा भी आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा मोदी की गारंटी की भी गारंटी करी है। इसका मतलब यह है कि संकल्प पत्र केवल चुनाव के लिए नहीं है, और लोगों का घोषणा पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव के बाद उन पर लगातार काम करने का ये संकल्प पत्र है। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी संकल्प पत्र की मूल भावना को समझ करके और मेरे क्षेत्र में मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, ये संकल्प हम लोगों ने लिया है। और ये हमारी पूरी टीम, मैं बार बार मैं बात कह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं तो सांसद अकेला काम नहीं कर सकता, हमारे जो कॉरपोरेटर हैं वो भी साथ में काम करेंगे और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो भी साथ में काम करेगा। तो अर्थात मैं जो भी अभी विषय आपको बता रहा हूँ उस सारे के सारे विषय हम एक टीम के रूप में काम करेंगे। और मेरा अपना मानना है कि जब टीम के रूप में काम करते हैं तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान ना हो सके। इससे पहले कि मैं 2-3 बातें कहूँ, मैं 2-3 बड़े मोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि काम ऐसा होना चाहिए जिससे आपका सांसद आपके द्वार। तो इस बात के तहत चुनाव जीतने के बाद मैं लोगों के साथ मेरी कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी रहे, उसके लिए मैंने ये तय किया है कि मैं सांसद होने के बाद सार्वजनिक स्थान पर अपनी टेबल लगा करके बैठूंगा, जिससे कि मेरे क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो बिना किसी संकोच के लगातार मेरे साथ में संपर्क करें। तो जब वो लगातार संवाद होगा, लगातार संपर्क होंगे तो समस्याएं भी हल होंगी, हमारा संबंध भी बढ़ेगा
और आपका सांसद आपके द्वार के रूप में हम लोगों के घरों तक जाने की चेष्टा करेंगे, जो मोदी की गारंटी है। दूसरा, चांदनी चौक का जो चुनाव क्षेत्र है, ये किसी और के लिए ये राजनीतिक भूमि हो सकती है, बट मेरे लिए ये मेरा चुनाव क्षेत्र मेरी जन्मभूमि है और मेरी कर्म भूमि भी यही है। मैं यहीं पर पला बड़ा हुआ हूँ, चांदनी चौक के बाजार सीताराम क्षेत्र में, और यहीं पर मैंने इतने सालों में यहीं रह करके मैंने मेरा काम किया है। तो मेरा जो भी कुछ है उसका अगर मूल आधार कुछ है तो वो चांदनी चौक है, चांदनी चौक की गलियाँ हैं और लोगों का जो समर्थन मुझे मिला अलग अलग समय पर, उसके बल पर ही हम ये सारा काम कर पाए हैं। तो मैं ये बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। दूसरा, मैं जो अभी संकल्प मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, वो केवल वादे नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो कहेंगे वो करेंगे, तो मैं भी जो संकल्प आज आपके सामने रख रहा हूँ वो केवल वादे नहीं है, बल्कि मैं सतत उनके साथ लगातार काम करूँगा, पूरी टीम के साथ काम करूँगा और एक एक संकल्प को हम एक समयबद्ध सीमा में उसको प्रैक्टिकल शेप देंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरी कन्विक्शन है। मेरी जो चांदनी चौक की लोकसभा है उसमें 10 विधानसभा है, तो मैंने लगभग 10 विधानसभाओं में मैं क्या क्या काम करने जाऊँगा, मैंने उसका एक कुछ पॉइंट मैंने रखे हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कि मेरी जो चांदनी चौक क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें मटिया महल, बल्ली मारा और चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता का दिग्दर्शन करते हैं। और इस नाते से इसी क्षेत्र में जो 3 विधानसभा है, इसी पे मूल रूप से व्यावसायिक गतिविधियाँ भी पूरे देश में फैलती हैं। तो मैंने ये लेकिन अगर आपको ध्यान होगा तो सरकार ने एक शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड बनाया था और वो बोर्ड ने कुछ काम किया, लेकिन वो बोर्ड अभी तक जो बना उसके वो बोर्ड केवल एक तरफा था, उसमें केवल अधिकारी थे और अधिकारियों ने जो भी डेवलपमेंट के नॉर्म्स बनाए, मुझे अफसोस ये तक कहना पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसमें व्यापारियों से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया, जिसके कारण से जो भी डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट एक तरफा है। उस डेवलपमेंट में ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाता। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनके दृष्टिकोण से वो मेल नहीं खाता। तो लिहाजा मैंने ये तय किया है कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन या बोर्ड जो भी है उसको हम दोबारा से पुनर्गठित करेंगे और उसमें RWA और ट्रेड एसोसिएशंस दोनों के प्रतिनिधि बतौर सदस्य उसमें शामिल होंगे। इस बात को मैं सुनिश्चित करूँगा और ये बोर्ड का डेवलपमेंट के लिए मैं दिल्ली के उपराज्यपाल श्री VK सक्सेना जी, जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, जिनके पास शक्ति है, मैं उनसे बात करके तो जितना जल्दी हो सकेगा, मैंने कहा मैं चुनाव जीतने के 60 दिन के अंदर अंदर ये शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड का पुनर्गठन कराऊंगा और इसी बोर्ड के माध्यम से हम रिहायशी और मटिया महल, बल्ली मारा और चांदनी चौक विधानसभाओं में जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे वो हम करेंगे। हमारे इस 3 विधानसभाओं में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो पानी की सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 1 वर्ष का समय मुझे जरूर लगेगा, तो उस 1 वर्ष के समय में मैं पानी पूरा यहाँ पर उपलब्ध हो, इस बात को मैं सुनिश्चित करूँगा। ये 3 विधानसभाओं के लिए मेरा संकल्प है। जो मटिया महल विधानसभा है, उसी विधानसभा में दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध रामलीला मैदान है और रामलीला मैदान को मैं लाल किला मैदान की तर्ज पर विकसित करूँगा। इसकी दीवार के साथ हम हरियाली वहाँ पर बनाएंगे और इसके मैदान में जहाँ तक संभव होगा, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक रैलियाँ भी होती हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक रामलीला भी होती है, तो सारी बातों को ध्यान में रख करके इसके कुछ हिस्से में हम घास भी लगवाएंगे, जिससे कि आसपास में जो रहने वाले लोग हैं
उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्वच्छ हवा की है। तो जब हम हरियाली के लिए पेड़ लगाएंगे और उसमें घास लगाएंगे तो उन लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। दूसरी तरफ वहाँ पर लोग सैर भी कर सकेंगे। रामलीला मैदान ऐसा अभागा अभी तक का क्षेत्र है जो इतना बड़ा मैदान होने के बाद भी वहाँ पर सुबह सैर लोग नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ वैसा वातावरण नहीं। तो रामलीला मैदान को हम एक अच्छे क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है तो उसको हम एक अच्छे रूप में विकसित करेंगे ताकि वहाँ पर सारी गतिविधियाँ चले, राजनीतिक गतिविधियाँ में हो, सामाजिक गतिविधियाँ में हो, और साथ साथ वो उस क्षेत्र के साथ में रहने वाले लोग हैं उनको भी उसकी सुविधा का लाभ मिले। दिल्ली गेट के पास ही पारसी केंद्र है, ईदगाह मैदान है और मजनू के टीले में तक अगर हम निगाह दौड़ाएं तो सभी धर्मों के धर्मस्थल भी वहाँ पर मौजूद है। तो इन सारे धर्मस्थलों का अच्छे तरीके से ब्यूटिफिकेशन हो ये भी हम तय करेंगे। और हमारे चांदनी चौक में तो जैन मंदिर भी है, यहाँ पर भगवान शंकर मंदिर भी है, उधर अपना ये गुरुद्वारा शीशगंज भी है और आगे फतेहपुरी पर चर्च भी और मस्जिद भी है। तो एक इकलौता ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है, लेकिन उनका अच्छे तरीके से ब्यूटिफिकेशन हो, क्षेत्र का ब्यूटिफिकेशन हो, तो उसके लिए हम काम करेंगे। और इसके लिए शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड को ही मैं एक मुख्य आधार बनाऊंगा क्योंकि अगर एक अथॉरिटी काम करेगी तो उसमें ब्यूरोक्रेसी लाल फीताशाही आड़े नहीं आएगी और हम सुविधापूर्वक काम कर सकेंगे। और इसमें से हम टूरिस्ट स्पॉट कैसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए गौरीशंकर मंदिर है, देश का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, लाखों लोग अभी भी यहाँ पर आते हैं, और कैसे हम कर सकते हैं क्योंकि जब अगर टूरिस्ट आएंगे तो हमारी आय भी बढ़ेगी, वहाँ जितने आसपास में व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं वो भी बढ़ेंगी। तो ये एक विषय है जो मटका में मंत्री मानव विधानसभा और ये दिल्ली की इन तीनों विधानसभाओं में हम उसको ध्यान में रखेंगे। सदर बाजार और मॉडल टाउन विधानसभा में भी बहुत रिहायशी क्षेत्र भी बड़े हैं और वहाँ पर व्यावसायिक केंद्र भी हैं, जिसमें खास तौर पर मैंने ये देखा है कि 12 चौक, कमला नगर का गोल चक्कर, मॉडल टाउन की मार्केट का हम सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो रिहाइश करने वाले लोग हैं उनको अच्छा वातावरण मिले और वहाँ जो हमारे मार्केटें हैं उनको भी वहाँ पर अच्छा फुटफॉल मिले अपने कस्टमर्स का। रोशनारा बाग में एक झील है, उसको 52 एकड़ का है जिसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे और उसके लिए 3-4 वर्ष का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हम उसकी शुरुआत अभी शुरू से कर देंगे। इसी प्रकार से मेरे इलाके में एक बंदरवाला पार्क है, ऐसे भूखंड पर भी हम पार्क विकसित करेंगे। काफ़ी पार्क पहले से मेरे चुनाव क्षेत्र में है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ लैंड खाली पड़ी है और अगर हम उसको पार्क विकसित करते हैं तो वो लोगों के लिए और सुविधा का साधन बन जाएगा। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। सदर बाजार मॉडल टाउन के साथ ही श्रीनगर और वजीरपुर विधानसभा के साथ जो नजफगढ़ ड्रेन है, जो ड्रेन आज वो एक्चुअल में वो नहर है और वो नाला बन गया और आज तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो नारकीय जिंदगी जी रहे हैं, नरक से भी बदतर हालत है। तो सबसे पहले हम उस नहर की सफाई कराएंगे, वो नाला बन गया उसको वापस नहर के रूप में विकसित करेंगे और वो उसमें कुछ हिस्सा हरियाणा सरकार का है। तो हरियाणा सरकार से बात करके उस पर एलिवेटेड रोड अगर हम बना देंगे तो उससे जो ट्रैफिक की और अन्य प्रॉब्लम है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। हम उसकी पूरी सफाई करेंगे, उसके किनारों को अच्छा बनाएंगे और उसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाएं भी होंगी। मैंने ये कहा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सरकार का एक भी नहीं है और मेरे क्षेत्र में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, बहुत सारी स्लम बस्ती है, बहुत सारे निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं जिनके लिए चिकित्सा एक बड़ा विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू करी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का जो मेडिकल है वो केंद्र सरकार वहन करती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो होने नहीं दिया।
लेकिन अब दोबारा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम और हमारा पूरा संगठन उसके लिए काम कर रहा है। तो हम 70 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग हैं उनको फिलहाल हम रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन लगातार लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले उसके लिए हमने तय किया कि 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हम वो प्रोजेक्ट पहले 100 दिन में केंद्र सरकार से पास करा करके लाएंगे और उस हॉस्पिटल को हम सदर बाजार से लेकर के आजादपुर तक के बीच में कोई जगह हम देखेंगे और वहाँ पर उसको बनाएंगे। वो उसको मतलब मेरी योजना है हम उसको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से जोड़ दें, क्योंकि अगर ऑल इंडिया मेडिकल से जुड़ गया तो कुछ लोगों को जो चिकित्सा की सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाएंगी उनको हम एम्स में भी रेफर कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा काम लोगों के स्वास्थ्य के लिए होगा। वजीरपुर विधानसभा जो मेरा क्षेत्र है उसमें एक औद्योगिक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया मेरे क्षेत्र में और भी है, लॉरेंस रोड है और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया की जो वर्तमान में हालत है, सड़कें टूटी है, पानी वहाँ पर आता नहीं है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और मैंने सभी औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक तरीके से बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्रों को अपनी प्राथमिकता में कभी नहीं रखा। तो मैं सारे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र मेरे लोकसभा में आएंगे वहाँ पर ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए जिससे कि कनेक्टिविटी हो जाए। इसके अलावा वहाँ पर जो हमारे जिन लोगों ने वहाँ पर उद्योग लगा रखे हैं उन लोगों को यदि टेक्नोलॉजी चाहिए, उन लोगों को यदि नो हाउ चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करेंगे। बैंकों से उसको फाइनेंस अगर मिलने में दिक्कत है तो प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना है, उसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं हैं, MSME के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उनको वन विंडो सिस्टम हम वहीं पर ही उपलब्ध कराएंगे जिससे कि वो अपने उद्योग का और अधिक विकास कर सकें, ताकि जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, उसको भी मेरे लोकसभा के क्षेत्र में हम पूरी मजबूती के साथ में उसको चालू करेंगे। वजीरपुर विधानसभा में मैं अपनी जो MP लेड का मेरा फंड होगा उसमें DSIDC के साथ मैं बातचीत करके सोलर पावर प्लांट लगाऊंगा। ये वहाँ के लोगों की डिमांड है जो पूरे क्षेत्र को वहाँ से बिजली देगा। इसके अलावा जितने भी नाले मेरे लोकसभा क्षेत्र में हैं सारे नालों की सफाई कराना बहुत जरूरी काम है, तो वो मैंने प्रायोरिटी पर रखा है। और नाले साफ कराने के बाद उसके साथ हरित पट्टी भी अगर बन सकेगी जहाँ पर, तो मैं हरित पट्टी भी बनवाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। मेरा शालीमार विधानसभा है, शालीमार विधानसभा में मैं विश्व स्तरीय कम्युनिटी सेंटर डेवलप करूँ, ऐसा मेरा मानना है। और इसके अलावा वहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन रिक्रिएशन सेंटर शुरुआत का वहाँ से करूँगा और धीरे धीरे करके मेरी लोकसभा के जितने भी विधानसभा है मेरी कोशिश होगी मैं हर विधानसभा में सीनियर सिटीजन के लिए एक रिक्रिएशन सेंटर मैं स्थापित करूँ। इसके अलावा आदर्श नगर विधानसभा में काफ़ी धीरपुर करके जगह है, उसके लिए मैं भूमि वहाँ पर उपलब्ध मिल जाएगी, तो वहाँ पर मैं सेंट्रल स्कूल और 100 बेड का अस्पताल केवल उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि उस क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी है, श्रम बस्ती है, इसी तरीके से वहाँ अधिकतर निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनके लिए खास तौर पर हम वो सारी व्यवस्थाएं देंगे। आजादपुर सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार की हालत है वो हालत बड़ी खराब है। दूसरा, आजादपुर सब्जी मंडी पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं वो अपने साथ धनराशि लेकर के आते हैं। मैं आजादपुर सब्जी मंडी में मैंने दौरा किया था, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि उनके पास क्योंकि जब वो सामान बेचते हैं तो कैश पैसा वहाँ के व्यापारियों को होता है, जो सामान खरीदते हैं वो भी कैश लेकर के आते हैं, तो वो एक समस्या है। तो उस समस्या को भी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ अभी भी अगर एक बार अंदर चले जाओ तो बाहर निकलना मुश्किल था। तो आजादपुर सब्जी मंडी को भी हम अच्छा विकसित करेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ये कमर्शियल मार्केट्स हैं,
इन कमर्शियल मार्केट के आसपास मेरे चुनाव क्षेत्र में अनेक रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशन जितने भी हैं उनको मैं वेयर हाउस के रूप में विकसित करूँगा। उसके लिए मैं रेल मंत्री से बात करूँगा, केंद्र सरकार से बातचीत करूँगा। अगर हम उनको वेयर हाउसिंग के रूप में करते हैं तो जो माल आता है, माल गाड़ियाँ अगर वहाँ पर आ जाए, जैसे पहले आती थी अजमेरी गेट का जो स्टेशन था साइडिंग वाला, साइडिंग पर बहुत सारी रैक आकर के लगती थी और वहाँ से माल हमारे व्यापारियों को मिलता था। उससे जो हमारी लैंडिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती थी। तो एक बार फिर मैं इसको शुरू करूँगा। और अगर आपको याद होगा तो जब मैं पिछले दिनों में मैंने रेलवे की पार्सल सर्विस को अच्छा बनाने के लिए कोशिश की थी कि वो रिलायबल बन जाए, तो बहुत बड़ा रेवेन्यू रेलवे को मिलेगा और हमारे जो व्यापार के लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं जितने भी रेलवे स्टेशन है, एक बार हमारे वहाँ पर जो RWA है, जो हमारे व्यापारी हैं, उनसे बात करके स्टेशन को हम ऐसा करेंगे जिससे कि उसका अधिकतम लाभ हमारे व्यापार को मिल जाए। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में व्यापारिक मार्केटें हैं और दूसरा रिहायशी इलाके हैं। तो मैंने ये तय किया है कि जो मार्केटें हैं उनके डेवलपमेंट के लिए मैं ट्रेड एसोसिएशंस को और रिहायशी इलाकों के लिए RWAs, मैं इन दोनों को एम्पावर करूँगा। इनको हम विधिवत रूप से इनको ताकत देंगे। तो अगर मुझे रिहायशी इलाकों में डेवलपमेंट का काम करना है तो उसके लिए मैं RWA से विश्वास करूँगा और मार्केटों का डेवलपमेंट करना है तो मैं मार्केटों को विश्वास करूँगा। यहाँ पर एक जरूर मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से 3-4 साल पहले कहा था कि मैं 5 बाजार दिल्ली के विकसित करूँगा। उनके मंत्रियों ने दौरे भी किए, लेकिन एक कील भी आज तक नहीं लगी, एक कागज भी वहाँ से नहीं था। हमारी मार्केटों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। महिलाओं के लिए पब्लिक कन्वीनियंस किसी भी मार्केट में नहीं। तो हम ट्रेड एसोसिएशन से बात करके मार्केटों में सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। वहीं रिहायशी इलाकों में RWA बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने इन दिनों में बहुत सारे RWA के साथ काम किया है। तो सबने कहा कि अगर हमें, क्योंकि ये भी प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी का है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हम अपने चांदनी चौक के लोकसभा में करेंगे और उसके लिए RWAs को और ट्रेड एसोसिएशन को उनको मैं मजबूत करूँगा। इसके अलावा मेरे चुनाव क्षेत्र में जब मैं घूमा हूँ शामपुर में, तो बहुत सारे मुझे स्पोर्ट्स के लोग मिले, जिन लोगों ने एक व्यक्ति से मुझे मिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। अर्जुन अवार्ड वाले तो मेरे इलाके में बहुत सारे मिले हैं, लेकिन हर एक की एक तकलीफ थी। उसमें युवा बहुत सारे थे, जो युवा कोई पहलवानी में है, कोई बैडमिंटन में है, कोई दूसरे खेल में है, उनको सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं मिली। तो मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, खासतौर पर हमारे युवा, मैं उनको उनके लिए जो भी सुविधाएं उन्हें चाहिए होगी उनसे बातचीत करके वो सारी सुविधाएं मैं उनके लिए उपलब्ध कराऊंगा। ये भी मेरा एक संकल्प है। इसके अलावा मैं इन दिनों हमारी जो यूथ है वो उनसे मिला हूँ। यूथ की प्रॉब्लम ये है कि यूथ ने कहा कि हमारे दिमाग में आइडियाज़ हैं, हम खुद का रोजगार करना चाहते हैं, अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारे पास आइडियाज़ है, लेकिन हमारे आइडियाज़ की कोई कदर नहीं करता। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर बनाऊँ। तो अगर किसी के पास आइडिया है तो उसके आइडिया को हम टेक्नोलॉजी चाहिए हम वो देंगे, उसको नॉलेज चाहिए हम वो देंगे, उसको हैंड होल्डिंग चाहिए हम उसकी वो करेंगे, उसको यदि फाइनेंस चाहिए तो बैंकों से प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत हम उनको वित्त भी उपलब्ध करेंगे। तो मैंने पहले भी अपने व्यापारिक उसमें हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग करी है और इस चीज़ को मैं अपने चांदनी चौक के लोकसभा क्षेत्र में भी लाऊंगा कि अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी और मैं और हमारी पूरी टीम चट्टान के तरीके से उनके साथ में खड़ी होगी। हम उनको पूरी सहायता देंगे और उनको मजबूत करेंगे। इसके अलावा मेरी चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ी और स्लम बस्ती का एरिया है, वो मेरे लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मैं जब इन दिनों में गया हूँ वहाँ की हालत बहुत खराब है।
मतलब शौचालय की वहाँ पर मतलब शौचालय तक की वहाँ पर प्रॉब्लम है। एक एरिया मुझे ऐसा पता लगा कि सर 100-150 लोग रहते हैं और उनके इस्तेमाल करने के लिए केवल एक ही शौचालय है, और दिल्ली की सरकार ने उस पर कतई भी ध्यान नहीं दिया कि काम दिल्ली की सरकार को करना चाहिए। तो झुग्गी झोपड़ी और स्लम बस्ती या निम्न आय वर्ग के जैसे DDA के LIG इस प्रकार का काफ़ी एरिया मेरे चुनाव क्षेत्र में है। उन एरियाज को हम अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे और वहाँ पर जो जो सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं हम उनको वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा संकल्प है। वो जो नर्क का जीवन जी रहे हैं मैं उनको नर्क के जीवन से निकालना चाहिए। उसके लिए विशेष हमारा जोर इस पर रहेगा और मैंने मेरे संगठन के लोगों से आग्रह किया है कि ऐसे सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए और उसमें किस एरिया में किस चीज़ की सुविधा की आवश्यकता है उसका एक काम हम अभी से शुरू कर दें। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे संगठन के लोगों को कि उन्होंने बेशक चुनाव प्रचार इस समय बहुत तेजी पर है, फिर भी उन्होंने अपने यहाँ लिस्टें बनाना शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेरे क्षेत्र में जो झुग्गी झोपड़ी स्लम बस्तियाँ हैं हम उनके जीवन स्तर को सुधारेंगे। हम हर चेहरे पर मुस्कान लाएंगे और उसमें रहने वाले किसी भी आदमी की आंख में आंसू नहीं होने देंगे। यह हमारा संकल्प है। इसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी की बात कही है। तो लखपति दीदी की योजना हम अपने चुनाव क्षेत्र में किस प्रकार से मजबूती से कर सकते हैं, मेरा उस पर भी पूरा ध्यान रहेगा ताकि महिलाओं को सशक्त करना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा विजन है। उस विजन को हम जमीन पर उतारेंगे। दूसरा, मोदी की जो गारंटी है, हम अभी चुनाव में भी मोदी की गारंटी को एक घर लेकर जा रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद भी मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी की गारंटी। तो हम एक एक संकल्प जो हमारे राष्ट्रीय संकल्प पत्र में कहा गया या जो संकल्प मैं आपके साथ में साझा करूँ, हो सकता है 5-10 दिन बाद मैं आपके साथ दोबारा बैठूँ और कुछ और नए संकल्प लेकर के मैं आऊँ। ये तो अभी जो मैं 60 दिनों में घुमा हूँ उसके आधार पर जो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी, लेकिन क्षेत्र समस्याओं से भरा है, उन समस्याओं को हमें मिलकर के दूर करना है। तो इसलिए मैं दोबारा आपके पास में फिर एक बार दोबारा आऊँ कि हमारे ये संकल्प और है और हर संकल्प का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। इसीलिए हम बात उतनी कर रहे हैं जितना हम काम कर सकते हैं। वैसे विषय और भी है, डेवलपमेंट का और भी विषय है, लेकिन आज मैं उसकी चर्चा ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ों को लेकर के आपके साथ बातचीत की है। अब एक सूचना मैं आपको जरूर देना चाहता हूँ कि मैं अपना नामांकन 3 मई को भरूँगा और 3 मई को पहले हम सब कार्यकर्ता हम चांदनी चौक में गौरीशंकर मंदिर पर एकत्र होंगे और पहले हम गौरीशंकर मंदिर में पूजन करेंगे भगवान महादेव का और फिर उसके बाद हम अपने नामांकन के लिए चलेंगे। तो अभी जो टेंटेटिव रूट है, एक्चुअल उस दिन हमारी क्या होगा वो हम कल आपको बताएंगे, लेकिन हम गौरीशंकर मंदिर से हमारी यात्रा चलेगी और फिलहाल हम चांदनी चौक के मुख्य बाजारों से घूमते हुए और फतेहपुरी से मुड़ करके ये जो नेशनल क्लब जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ तक हम पैदल आएंगे। उसके बाद हमारी नामांकन यात्रा यहाँ से शुरू होगी। मुझे अलीपुर जाना है, मेरे जो आरओ है वो अलीपुर बैठते हैं और ये हमने शुरू यहाँ से इसलिए किया क्योंकि ये भी मेरे चांदनी चौक का हिस्सा है। तो मैं दोनों जो मेरे क्षेत्र हैं चांदनी चौक और केशवपुर, हम दोनों को पूरा करेंगे और यहाँ से फिर हम वाहनों में चलेंगे जो हम यहाँ से होते हुए नॉवेल्टी सिनेमा के आगे से आज़ाद मार्केट से गुलाबी बाग और वहाँ से शास्त्री नगर होते हुए हम वापस अशोक विहार आएंगे। अशोक विहार से वजीरपुर से हम रिंग रोड पर आ जाएंगे तो शालीमार, पीतमपुरा ये सब कवर करते हुए आज़ादपुर और आज़ादपुर से अलीपुर, ये हमारा टेंटेटिवली रूट रहेगा। उसमें कुछ विशेषताएं होंगी, वो विशेषताएं आज रात तक फाइनल हो जाएंगी। तो सारी विशेषताएं मैं कल आपके साथ चर्चा करूँ, शानो शौकत के अनुरूप होगा। नामांकन में जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो
दर्शन है वो सब उसके अंदर दिखाई देगा। तो कई मायनों में हमारी नामांकन यात्रा विशिष्ट होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये तो आप तय करो। हम सब लोग तो योजना बनाने में लगे हुए हैं कि क्या कुछ नया करें, जिससे हमारे जो संकल्प है वो भी दिखाई दे, हमारी प्रतिबद्धता भी दिखाई दे, और पूरी मजबूती के साथ हम अपना नामांकन करने जाएंगे। और नामांकन ये जरूर है कि नामांकन हमारा विराट होगा और विशाल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसे जो आज हमारे सब लोग आज रात तक के सुबह तक तय कर लेंगे, तो कल आपके साथ सबको हम शेयर करेंगे और फिर आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे नामांकन को अगर आपकी कृपा दृष्टि मिल जाए तो हमारा आनंद हो जाए। सर, अभी तक आपने जो क्षेत्र का भ्रमण किया है, आप पहली बार लोकसभा का चुनाव में आप व्यापार के क्षेत्र में थे और आपके सामने खड़े हैं JP अग्रवाल, कांग्रेस के दिग्गज है, इंडिया गठबंधन के। तो आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे सामने खड़े हैं वो हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सम्माननीय नेता है, बहुत बुजुर्ग है वो हमारे को, इसका हम उनको सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस की हाल बड़ी टूटी फूटी, यानी इससे ज्यादा दुर्गति किसी राष्ट्रीय पार्टी के आज तक पूरे इतिहास में नहीं हुई कि वो अपने आप को कहते हैं हम 130 से ज्यादा वर्षों की पुरानी पार्टी है। तो इतनी पुरानी पार्टी दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी एक पार्टी, जिस पार्टी ने जी भर के पानी पी करके सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, यहाँ तक कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किए थे। और आज उनकी ऐसी मजबूरी आ गई और वो उसी पार्टी का बी टीम और जूनियर टीम बनकर के दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी बीच में उनके कप्तान ने इस्तीफा दे दिया। अब किसी का कप्तान इस्तीफा दे जाए तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उस कप्तान को पता था कि यार नीचे कुछ भी नहीं है भाई, तो इससे पहले इससे कि वो कल जो कुछ रिजल्ट आएगा उसका बलि का बकरा मुझे बना जाए, तो वो समझदार आदमी थे, उन्होंने वहाँ से अपना किनारा कर दिया। तो इससे ज्यादा दुर्गति आप मुझे बताओ ना, इतिहास में किस राष्ट्रीय पार्टी की ज्यादा दुर्गति हुई है? Congratulations for your selection. Number 1 question. 20-22 दिन आपके हाथ पे समय है, उसी समय में आपको पूरा एरिया, बहुत बड़ा एरिया है चांदनी चौक एरिया, इसी एरिया को आपको मतलब लोगों से जनसंपर्क करना है। तो ये चीज़ मेरे को जानना जरूरी है। आपके एरिया पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, पहली बात सुन लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। वो लोग भी चाहते हैं कि जो हमारा भी डेवलप हो, हमारा भी सब कुछ मिले जिस तरह से बाकी लोगों को मिल रहा है। ऐसा मेरा नहीं कहा, नहीं, पहले की बात मैं आपका पहले जो सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी स्कीमें अब तक दी हैं, कोई स्कीम के अंदर उन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया। वो देश के 140 करोड़ लोगों को, आपने मेरा सुना 140 करोड़ लोगों को स्कीमें मिली हैं और देश के हर वर्ग ने उन स्कीमों का पूरा लाभ उठाया है। ये आंकड़े हमारे पास मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वो चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ तो सारे मतदाता मेरे मतदाता हैं। जब मेरे प्रधानमंत्री ने डिस्टिंक्शन नहीं किया तो मैंने भी डिस्टिंक्शन नहीं किया। मैं समान रूप से हर जगह वोट के लिए जा रहा हूँ और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 7 दिन में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने आगे बढ़ करके हमारा समर्थन नहीं किया, हमें श्रेय दिया। और वो उसकी वजह एक ही है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए काम, जिससे प्रधानमंत्री जी ने विकास और विश्वास दोनों की इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब उसके लिए किसी का उस लकीर के आगे खड़ा होना भी असंभव है। इसीलिए हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत लंबी फौज है और हम सब मिलकर के काम करने का इरादा रखते हैं, मानता रखते हैं। इसलिए हम सब अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है और अब हम जीत के लिए ही काम कर रहे हैं। वर्ग कोई भी हो, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ में मजबूती से खड़ा है। मैं इतना ही कहना आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र जो आपके हैं
अंदर बहुत सारे समस्या आपने बताई कि हम आएंगे तो ये करेंगे सारे विधानसभा का। तो क्या माना जाए पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हर्षवर्धन जी थे, तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो इन विकास को करने में नाकाम हुए हैं जिनकी जिक्र आप कर रहे हैं? मैंने जितनी बातें आपको बताई है, ये सारे विषय का सीधा संबंध दिल्ली सरकार से है या नगर निगम से। जहाँ तक मेरे नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का सवाल है, 10 वर्षों में जितना काम डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया उतना काम तो किसी ने भी नहीं किया। मैं पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ, मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमने डॉक्टर साहब को ये काम बताया और हमारा ये काम नहीं हुआ। तो जो काम जितने लेवल के थे, ये जो मैं आपको विफलताएं बता रहा हूँ, इसमें एक एक विषय दिल्ली सरकार की असफलताओं के कारण से जुड़ा है। अगर सफाई नहीं हुई तो उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं थे, उसमें दिल्ली सरकार थी, नगर निगम। तो जो रेलवे स्टेशन की आपने बात की है वो केंद्र सरकार के अंदर है, केंद्र सरकार भी करवा सकती है, सांसद भी पैसे कई मुद्दे आपने बताया जो मैंने आपको रेलवे स्टेशन का बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने कार्यकाल में इसकी शुरुआत की, मैंने वो थ्रेड वहाँ से पकड़ा और जो शुरुआत उन्होंने करी मैं अपने कार्यकाल में उसको उसके अंतिम लक्ष्य तक लेकर के जाऊँगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।